दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई ई गुरु पे। मैं प्रवीण पांडे आपके सामने जीएस की क्लास लेकर एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर मार दो और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो आपकी जीएस की क्लास है उसे जो है और अच्छे ढंग से स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो जैसा कि जीएस की क्लास मेरी चल रही थी, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी। राष्ट्रपति के बारे में मैंने बता दिया था, कैसे बनाया जाता है, कैसे आपका नियुक्त होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राज्यों का गठन कैसे हुआ। इससे थोड़ा सा और पहले चले जाओ तो मैंने बताया था कि संविधान की व्यवस्था कैसे शुरू हुई थी। ठीक है, तो संविधान की व्यवस्था कैसे शुरू हुई थी इसके बारे में मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि राज्यों का गठन कैसे हुआ, ये राज्य आपके बने कैसे, इनके बारे में मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने भाग 2 उठाया था नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद आपके 11 आपके जो है 5 से लेकर के 11 तक। और मैंने बताया था कि कैसे नागरिकता बनी, कैसे नागरिकता प्राप्त की जाती है, कैसे नागरिकता समाप्त की जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया। फिर उसके बाद में संविधान द्वारा दिए गए हमें जो अधिकार है, मूल अधिकार, इनके बारे में चर्चा हुई। कैसे जो है आपके संविधान के द्वारा आम नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, उनके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि जो नागरिक हैं राज्यों में निवास करते हैं, उन राज्य का क्या दायित्व है उन नागरिकों के प्रति, क्या रोजगार देंगे, कैसे क्या करेंगे, इन सारी चीजों को बताया था मैंने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर उसके बाद में हमारे जो है मूल कर्तव्य आते हैं, जो भाग 4 में आपके रखे गए हैं और अनुच्छेद 51 के काम में रखे गए। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और इसमें भी मैंने आपको सारी चीजें आपको बताई थी कि कैसे हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए। कर्तव्यों के बारे में बताया कि जनता का संविधान के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इसके बारे में बताया गया था। ठीक, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था संघ की शासन व्यवस्था, और इस संघ की शासन व्यवस्था में मैंने कार्यपालिका से शुरू किया था और कार्यपालिका में मैंने राष्ट्रपति के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैंने जिक्र किया था आपके उपराष्ट्रपति का पद कैसे बनाया जाता है, और उसी के साथ साथ इन दोनों के वकील के बारे में जिक्र किया था, जिसे भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो संघ की असली पावर जो होती है वो जिसके हाथ में होती है, उसका आज डिस्कशन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। और वो संघ की अगर हम बात करें तो असली जो पावर होती है वो होती है आपके किसके पास, मंत्री परिषद के पास। किसके पास होती है, मंत्री परिषद के पास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मंत्रिपरिषद, जिसे हम लोग कहते हैं आपके जो है मिनिस्टर काउंसिल या काउंसिल मिनिस्टर। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, काउंसिल मिनिस्टर। ठीक, तो आज जो हमारा डिस्कशन है वो मंत्रिपरिषद के बारे में जो है आज आपका किया जाता है। ठीक है, देखिए असली जो पावर है वो पावर होती है किसके पास, मंत्रिपरिषद के पास। अर्थात मंत्रिपरिषद की जो स्थापना है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 74 में आपके मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा और वो मंत्रियों का समूह आपका क्या कहलाएगा, मंत्रिपरिषद कहलाएगा। अनुच्छेद 74 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया जाएगा और वो समूह आपका क्या कहलाता है, आपका मंत्री परिषद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मंत्री परिषद कहलाता है। ठीक, इसी के बाद में इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया, अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद 75 में कहा गया कि ये जो मंत्रियों का एक समूह होगा उसका एक प्रधान होगा, जिसे भारत का प्रधानमंत्री कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, भारत का प्रधानमंत्री। और आपके जो है भारत का जो प्रधानमंत्री होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री जो आपका होगा वो आपके इस मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति किसके किसके बीच, राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी माना जाएगा, एक आपका जो है एक मेन आपका जो है माना जाएगा। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री की जो सारी शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी, वो निहित होंगी आपके प्रधानमंत्री में। तो याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है
वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कार्यपालिका की शक्तियां औपचारिक रूप से किसके पास होती हैं? औपचारिक रूप से तो राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन इन शक्तियों की वास्तविक जो पावर होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? मंत्रिपरिषद का हेड होता है हमारा प्रधानमंत्री। हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है वो आपका इन सब का हेड होता है। ठीक है, तो आगे की स्लाइड में आपका पहला चीज पॉइंट यहीं पर ही आपका उल्लिखित है कि अनुच्छेद 74 के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 75 में, जिसमें कहा गया प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों के अर्थ, नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, शपथ, वेतन और भत्ते के बारे में जो है आपका बताया गया है। ठीक है, हेड क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या है? अनुच्छेद 74 के तहत बताया गया कि आपकी राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो है क्या करेगा? सलाह देगा राष्ट्रपति को। आपका जो है पूरा जो कार्यभार है वो मंत्रिपरिषद देखेगा। उस मंत्रिपरिषद का हेड होगा कौन? प्रधान होगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा वो। और पूरे जो बागडोर होती है संघ की कार्य व्यवस्था की, वो व्यवस्था की जो बागडोर होती है वो सारी की सारी प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक होता है जो केवल और केवल दस्तखत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर तो बहुत होती है, लेकिन ये सारी की सारी पावर जो होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है, जिस पर पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, याद रखेंगे ना। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब बात आती है कि इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, या ये जो मंत्रिपरिषद बने जाते हैं इनके सदस्य नियुक्त कैसे होते हैं, इस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है या इसकी जो रचना की जाती है, उसमें आपको बता दूं मैं कि अनुच्छेद 55 के फर्स्ट में आपका बताया गया है, अनुच्छेद 55 का फर्स्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति आपकी नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति जो करेगा वो नियुक्ति करेगा आपके प्रधानमंत्री की। किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा आपके मंत्री परिषद के सदस्यों का। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही एक घुमा के है बात आपके सामने, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए नियुक्ति कैसे होगी। हमारा अनुच्छेद 75 का फर्स्ट कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा किसकी? प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह पर आपकी जो है नियुक्ति की जाएगी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की। पॉइंट समझ में आई? दोनों पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि जब तक प्रधानमंत्री सलाह नहीं देगा तब तक मंत्रिपरिषद की स्थापना, गठन नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपने सर बता दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, उसके बाद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? ये किसी में के दिमाग में प्रश्न आया कि प्रधानमंत्री, सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो उसका डिस्कशन देखिए। जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है, जिस पार्टी को, किसको? जिस पार्टी को, या पार्टी यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं, जिस दल को, ठीक है, जिस दल को लोकसभा में, कहां पर? लोकसभा जो हमारी निम्न सदन है, लोकसभा में मिलेगा क्या? बहुमत। जिस पार्टी या जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है
उस बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल का नेता, तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसे जो है राष्ट्रपति क्या बनाता है, उसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपका क्या करेगा, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। पॉइंट समझिएगा, बहुत ही खास पॉइंट है ये आपके लिए कि राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि जिस दल के नेता को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री की सलाह पर आपके नियुक्त किए जाएंगे अन्य मंत्री, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की क्या की जाती है, आपकी जो है नियुक्ति की जाती है। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई सबको? ठीक है, तो कैसे नियुक्ति हो गई आपके मंत्रिपरिषद के, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। और राष्ट्रपति किस, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करेगा, जिस पार्टी को या जिस दल को लोकसभा में बहुमत मिलेगा उस बहुमत दल का जो नेता होगा उसे बनाया जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो अगला जो पॉइंट हमारा है वो यही है आपका। ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन और रचना कैसे की जाती है? ठीक है, प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्रियों को, कैबिनेट, राज्य और मंत्री के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर अपना पद ग्रहण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपना पद क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिस पर सलाह किसकी होती है, आपके जो है सलाह होती है प्रधानमंत्री की। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी सबको? आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या रहा है कि मंत्रियों की अहर्ता क्या होती है। ठीक है, तो मंत्रियों की अहर्ता कह सकते हो, क्वालिफिकेशन होती है आपकी जो है, किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। मतलब इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब इन्होंने यहां पर यह कहा है कि आपके जो मंत्रियों की अहर्ता होती है या योग्यता होती है उसमें योग्यता सिर्फ और सिर्फ एक रखी गई है, और वो योग्यता आपकी ये रखी गई है कि वो जो आपकी बनी है दो सदन, कौन कौन सी दो सदन बनी है, एक बनी है आपकी राज्यसभा, और एक बनी है आपकी लोकसभा। ये दो सदन बनी हुई है, एक बनी है राज्यसभा और दूसरी बनी है आपकी लोकसभा। तो राज्यसभा में राज्यों से चुने हुए सदस्य जाते हैं और लोकसभा में आपकी जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान करके जो है सदस्य चुन करके आपके जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना क्या है, जरूरी है, तभी उसे जो है मंत्रिपरिषद के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और होता है यहां पर कि बाई चांस अगर कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का सदस्य है और ना राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे 6 माह के भीतर किसमें, कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर उसे या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। ठीक है, नहीं तो उसे मंत्रिपरिषद से क्या कर दिया जाएगा, बाहर जो है आपका निकाल दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट आप लोग, सभी लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो आपके मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उन सभी सदस्यों में का किसी न किसी सदन पर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो आपकी राज्यसभा हो, उसमें से किसी का सदस्य बनना क्या है, आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट यहां पर यह भी आता है कि अगर वो 6 माह के भीतर मान लीजिए कोई सदस्य नहीं है, मंत्रिपरिषद का शपथ ले ली है, प्रधानमंत्री ने उसकी नियुक्ति करवा दी है, और वो 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, निरस्त कर दी जाती है, वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं रहता है। क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई होगी? क्लियर, ओके, आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगले पॉइंट इससे कह रहा है कि मंत्रियों के जो प्रकार हैं ये काइंड्स ऑफ मिनिस्टर हैं, यानी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं।
कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। ठीक है, अब यहां पर समझिए, मंत्रिपरिषद में मंत्री 3 प्रकार के। ठीक है, ठीक, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपके कैबिनेट, उसके बाद में आपके आते हैं राज्य मंत्री, और उसके बाद आते हैं आपके उप मंत्री। ठीक है, ये 3 टाइप के मिनिस्टर्स जो आपके होते हैं वो आपके इस मंत्रिपरिषद में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, देखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो जो आपके मुख्यालय होते हैं या आपके जो मुख्य विभाग होते हैं, ऐसे समझिए, मुख्य विभाग, तो जो आपके मुख्य विभाग होते हैं उन मुख्य विभागों के हेड जो होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर। पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय एक मुख्य विभाग है, उस रक्षा मंत्रालय का जो रक्षा मंत्री होता है वो किसके अंतर्गत आता है? कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। ठीक, विभाग प्रमुख या विभाग का जो हेड मंत्री होता है वो किसके अंतर्गत आता है? कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, दूसरे जो आपके होते हैं कौन से? राज्य मंत्री। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं आपके, ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए जो है आपके बनाए जाते हैं। यानी कि राज्यों से संबंधित आपके जो मिनिस्टर होते हैं वो आपके जो है राज्य मंत्री के रूप में आपके जाने जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, आपके मैंने एग्जांपल ले लिया वित्त मंत्रालय का, तो वित्त मंत्रालय में हेड कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण, जो आपकी वित्त मंत्री हैं आपकी। तो वो निर्मला सीतारमण किसके अंतर्गत आएंगी? वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत आएंगी। और निर्मला सीतारमण की सहायता के लिए आपके जो है सहयोग में कौन है? अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर जो आपके हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो राज्य मंत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहायता के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? राज्य मंत्री। ठीक है, उसके बाद राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए जो आपके मंत्री बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उप मंत्री। उन्हें क्या कहा जाता है? उप मंत्री। तो देखिए, सबसे हेड कौन? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या सहायता के लिए कौन आए? वो आए आपके राज्य मंत्री। और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए कौन आए? वो आए आपके उप मंत्री। ठीक है, कौन आए? उप मंत्री। याद रखेंगे ना सभी लोग? इस पॉइंट को याद रखिएगा सभी लोग, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही कूल होकर के इस बात को समझिए। पहले हेड मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए जो मंत्री बनाए गए वो कहलाए आपके राज्य मंत्री, और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए जो मंत्री बनाए गए उन्हें कहा गया उप मंत्री। क्लियर? अब इसी के साथ साथ इस राज्य मंत्रियों की एक शाखा आपकी जो है हेल्प करती है किसकी? प्रधानमंत्री की। किसकी सहायता करती है? प्रधानमंत्री की। देखिए, आपके कई ऐसे विभाग होते हैं जो किसके हाथ में होते हैं? जो आपके हाथ में होते हैं प्रधानमंत्री के। किसके हाथ में होते हैं? प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए जो राज्य मंत्री नियुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? स्वतंत्र प्रभार। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रभार। है वो क्या? राज्य मंत्री ही, लेकिन इस राज्य मंत्री में एक पद आपका चला है, कौन सा? स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कौन से? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो याद रखेंगे स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन से होते हैं? स्वतंत्र प्रभार मंत्री वो मंत्री होते हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं किससे? प्रधानमंत्री से।
और ये जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, इन्हें दर्जा दिया जाता है किसका? कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है प्रदान किया जाता है। अर्थात जो वेतन, जो भत्ते आपके कैबिनेट मिनिस्टर को दिए जाते हैं, वही वेतन और भत्ते किसको दिए जाते हैं? स्वतंत्र प्रभार मंत्री को दिए जाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट समझिए, बहुत ही देखिए, मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को रक्षा मंत्रालय से कोई कार्य है, तो रक्षा मंत्रालय से कार्य होने पर वो किसको बताएगा? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट काउंसिल का, मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। तो वो किसको बताएगा? प्रधानमंत्री को बताएगा। प्रधानमंत्री जवाब किससे मांगेगा? कैबिनेट मिनिस्टर से जवाब मांगेगा। कैबिनेट मिनिस्टर किससे जवाब मांगेगा? राज्य मंत्री से जवाब मांगेगा। राज्य मंत्री किससे जवाब मांगेगा? आपके उप मंत्री से जवाब मांगेगा। ठीक है, ये उप मंत्री कहीं से जानकारी इकट्ठा करेगा और किसको देगा? राज्य मंत्री को। राज्य मंत्री अपनी रिपोर्ट किसको देगा? कैबिनेट मिनिस्टर को। और कैबिनेट मिनिस्टर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। ये एक चेन है जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, आपके एक दूसरे के साथ में बंधे होते हैं। ठीक है, तो इसी चैन के तहत आपका कार्य किया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा है जो मान लीजिए विभाग की जानकारी राष्ट्रपति ने मांगी, जिसका हेड या कैबिनेट का हेड जो है प्रधानमंत्री स्वयं है। मान लीजिए किसी विभाग के बारे में जानकारी मांगी और उसका हेड प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री किससे जवाब मांगेगा? वो जवाब मांगेगा आपके जो है राज्य मंत्री से। किससे मांगेगा जवाब? राज्य मंत्री से ये जवाब मांगेगा। ठीक है, किससे जवाब मांगेगा? राज्य मंत्री से जवाब मांगेगा। तो जो ये राज्य मंत्री आपका होता है, उसी राज्य मंत्री को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहा जाता है। और ये किसके बराबर होते हैं? ये कैबिनेट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्रियों के प्रकार हैं आपको समझ में आ गए होंगे। यानी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, आपकी मंत्रिपरिषद है, उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। और हाँ, इसमें ठीक है, 3 प्रकार के मिनिस्टर। पहले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर आपके स्टेट मिनिस्टर्स, उसके बाद में आपके जो है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान में ये जो मूल संविधान है, इसमें मंत्रिमंडल शब्द यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट आपका जो है कैबिनेट का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आपके अनुच्छेद 352 में आपके कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है, मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां पर है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के 3rd में आपके जो है कैबिनेट शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352, और मैंने बताया है अनुच्छेद 352 आपका क्यों फेमस है। अनुच्छेद 352 आपका क्यों फेमस है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई बताएगा मुझे कि अनुच्छेद 352 में मैंने क्या बताया है? अनुच्छेद 352 में मैंने बताया था आपको जो है राष्ट्रीय आपात। किसके बारे में बताया था मैंने? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात का यहां पर मैंने जिक्र किया था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके जो है संपूर्ण भारत पर आपातकाल जो है आपका लगाया जाता है। ठीक है, जब भारत पर कोई विदेशी आक्रमण कर दे, सशस्त्र विद्रोह फैल जाए, भारत में आंतरिक अशांति फैल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अनुच्छेद 352 सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश पर आपकी जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है लगाई जाती है। और जैसे ये लगाई जाती है, कैबिनेट मंत्री या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल पूरी तरह से क्या होते हैं? निरस्त हो जाते हैं और आपके भंग कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को 3 पावर दी गई है आपातकाल लगाने के लिए, जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। एक आपका जो है राष्ट्रीय आपात है जो अनुच्छेद 352 है, दूसरा आपका राज्य आपात है जो अनुच्छेद 356 है, और तीसरा आपका है वित्त आपात, जिसे अनुच्छेद 360 के तहत आपका रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 360 में जो है आपका इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो उसी में अनुच्छेद 352 है जो राष्ट्रीय आपात है, और उसी राष्ट्रीय आपात के अनुच्छेद 352 के 3rd में आपके जो है
मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह मंत्रिमंडल शब्द आपके 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान में क्या किया गया है, आपका जोड़ा गया है। क्लियर है, इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, मुझे इस पर क्या है आपका डाउट है। ठीक है, क्लियर।